नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। साहेबगंज थाना क्षेत्र के मोरहर गांव में आपसी विवाद में चाचा ने 10 वर्षीय भतीजे को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा है इलाज। जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन ने बैरिया गोलंबर पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। और स्कूली बच्चों को ऑटो पर ले जाने पर लगा प्रतिबंध हटा। ऑटो चालकों ने जताया हर्ष। ई रिक्शा पर अभी भी प्रतिबंध जारी। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज में आपसी विवाद में चाचा ने 10 वर्षीय भतीजे को गोली मारने के बाद 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में आपसी विवाद में चाचा ने 10 वर्षीय भतीजे को गोली मार दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बच्चे को इलाज के अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूरा मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के मोरहर निवासी सोनू कुमार का चंदेश्वर ठाकुर से पूर्व से आपसी विवाद चल रहा है। एक सप्ताह पहले दोनों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद सोनू ने साहेबगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाया था। जिसके बाद आज पुलिस आरोपी चंदेश्वर ठाकुर और उसके बड़े पुत्र रिकेश कुमार को गिरफ्तार करने गांव पहुंची। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस मौके में चली गई, जिसके बाद चंदेश्वर ठाकुर के छोटे पुत्र निकेश ठाकुर आक्रोशित हो गया। हथियार लेकर सोनू के घर पहुंच गया। वहां सोनू की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसके बाद कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दिया। गोली पास में ही खड़े आयुष के बाएं पैर में लग गई, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्रित होने लगे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर रिकेश फरार हो गया। मामले की जानकारी साहेबगंज थाना को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। घायल आयुष को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी रिकेश के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक बच्चे को गोली मारी गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व से आपसी विवाद का मामला है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज ही की घटना है और साहेबगंज थाना अंदर नरहर गांव है। नरहर गांव में 10 वर्षीय बच्चा जिसका नाम आयुष कुमार है और उसी को गोली लगी है। उसके पैर में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। इसके इलाज के लिए पुलिस बल ही उसको सदर अस्पताल तक पहुंचाई है। उसका इलाज चल रहा है। और इसमें ये घटना के बारे में बताना चाहूंगा कि ये इसके पूर्व में भी नरहर के जो दोनों परिवार हैं आपसी रंजिश था, जिसमें कि 161 24 और 162 161 25 और 162 25 काम दर्ज हुआ था। मारपीट का काम था और पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी भी किया जा रहा था दोनों 161 162 में। फिर भी ये लोग आपस में इतने एक दूसरे से इतना ना ज्यादा लड़ते थे, इतना झगड़ा झंझट दोनों तरफ 107 की भी कार्रवाई हुई थी। और आज के दिन उस 10 वर्षीय बच्चे को लड़ाई के दौरान ही निकेश कुमार पिता चंदेश्वर ठाकुर इनके द्वारा गोली मार दी गई पैर में। और इसमें उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारा था। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग केस किए। 2 आदमी अरेस्ट हुआ था, इसीलिए आज ही अरेस्ट हुआ है। अभी आके मोरहर चौक को लोग पहुंचाया, तब तक ले घर में जाके गोली मार दी है अचानक। अचानक? हाँ। मारने वाले का नाम क्या है? नितेश कुमार। एक सेकंड रुकिए। नितेश कुमार। हाँ। ये कई बजे का घटना है? अभी तुरंत अब टाइम हमको देखने का टाइम है। अच्छा। अभी जरूरी है कि हम टाइम देखें। वार्ड नंबर कितना है? 7। जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन ने बैरिया गोलंबर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बैरिया गोलंबर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को एसडीओ पश्चिमी शेरिया श्री अतिक्रमण हटाओ दस्ता और पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर उतर गयी। इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए
मां जानकी अस्पताल और उसके आसपास की दुकानों और मकानों को बुलडोजर से हटाया गया। इस कार्रवाई के चलते बैरिया गोलंबर पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि NH 28 को भगवानपुर चौक से 0 माइल तक 4 लेन बनाना है, जिसे लेकर बैरिया गोलंबर को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाया गया। अतिक्रमण के चलते भगवानपुर से 0 माइल तक जाम लगने से आवागमन में भारी असुविधा होती है। इस अभियान के दौरान सड़क पर छोटी छोटी दुकान और ठेले हटाए गए। साथ ही हाईवे और अतिक्रमण कर बने मां जानकी अस्पताल को 24 घंटे की मोहलत दी गई। अतिक्रमण हटाने से बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई। इस कार्रवाई से लोगों में काफी प्रसन्नता दिखी गई। SDO पश्चिमी शेरिया श्री ने बताया कि अतिक्रमण के कारण बाजार में जाम बना रहता था। प्रशासन ने पहले चेतावनी और नोटिस दी गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारी हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद यह अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। मां जानकी अस्पताल में भर्ती मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे का समय दिया गया है कि वह आज मरीजों और जीवन रक्षक उपकरणों को हटा ले, उसके बाद उसे तोड़ा जाएगा। आज NH की जो अधिग्रहण की हुई भूमि है बैरिया गोलंबर के पास मोतिहारी रोड में, उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स थे जो कि कई तरह की दुकानें चल रही थी, उन्हें हटा दिया गया है। और एक बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ मां जानकी हॉस्पिटल, जिसका कि पुरानी बिल्डिंग का कुछ पोर्शन जो है वो अधिग्रहण की हुई भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। चूंकि ये 5 मंजिला स्ट्रक्चर है, इसे एक बार में डिमोलिश नहीं किया गया है। वहां पर आज उन्हें चिन्हित करके, बाहर और भीतर दोनों जगह से चिन्हित करके हॉस्पिटल प्रशासन को बता दिया गया है कि इन रूम से वो अपने पेशेंट्स और क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर शिफ्ट कर ले और इसे शाम तक में ताला बंद करके सील करके अपने कब्जे में प्रशासन ले लेंगी और इसके बाद आगे चलकर इसे पोर्शन को भी डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। उनमें नोटिस देने के बाद 2-3 लोगों के द्वारा खाली नहीं। नोटिस की प्रक्रिया काफी पहले से पूरी की जा चुकी है। मेरे आने के बाद जब मैंने दोबारा इसकी जांच की तो पता चला कि कुछ पोर्शन पे नोटिस की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, कुछ खाता केसरा पे हो गई थी, कुछ पे नहीं हुई थी। तो पूरा आगे से पीछे तक दोबारा नोटिस किया जा चुका है। 2 नोटिस की प्रक्रिया, मल्टीपल रिमाइंडर्स भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद कि अब सफिशिएंट मौका देने के बाद ये अतिक्रमण रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। कब तक हो जाएगा अतिक्रमण? मां जानकी हॉस्पिटल को अभी 24 घंटे का डेडलाइन दिया गया है अपना इन अतिक्रमण किए हुए जो पोर्शंस हैं उसमें से अपने पेशेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को हटाने के लिए। इसके बाद उसे सील बंद कर लिया जाएगा। कानूनी पेंच में फंस सकते हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। चुनाव चिन्ह नाव को लेकर न्यायालय में नोटिस जारी किया गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी के साथ ही वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन वाद की सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के इन तीनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। 6 मई 2025 को 10:30 बजे न्यायालय में इन तीनों को सदेह या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि 18 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी और संतोष सहनी ने भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह नाव का गलत तरीके से उपयोग किया। परिवार के अनुसार मुकेश सहनी और संतोष सहनी ने इस चुनाव चिन्ह को वापस देने का दबाव बनाया और इनकार करने पर इसे महागठबंधन के प्रचार में इस्तेमाल किया था। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने भी इस कथित फर्जीवाड़े में सहयोग किया और नाव चिन्ह को महागठबंधन के प्रचार प्रसार में उपयोग किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस परिवाद को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुधीर कुमार ओझा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर किया, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है और क्या तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और संतोष सहनी को किसी कानूनी पेच का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस के बाद इस मामले से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। 2025 चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन के प्रमुख चेहरे तेजस्वी पर लगे इस आरोप से राजनीति गर्मा सकती है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो खुद को निषाद समुदाय का बड़ा नेता बताते हैं, उनके लिए भी यह मामला मुश्किलें खड़ी कर सकता है। 6 मई को अगली सुनवाई में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेगी। ये माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहाँ जो रिवीजन 27/2025 चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं, विधायक भी हैं, मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके हैं, और उनका भाई संतोष सहनी, तीनों के विरुद्ध इस रिवीजन में नोटिस जारी किया गया है और 6 मई 2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। हमने माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक मुकदमा परिवार पर दायर किया था इन सभी के विरुद्ध और आरोप लगाया था कि भारतीय सार्थक पार्टी, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह हम लोग को आवंटित की गई थी और उसके बावजूद लोकसभा चुनाव के दरमियान इन लोगों ने मेरे चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग किया, धोखाधड़ी किया। माननीय सीजीएम साहब ने 20/1/25 को मेरे परिवाद पत्र को बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए खारिज कर दिए थे। मुख्यमंत्री का आगमन स्थगित होने के बाद शिलान्यास का शिलापट नहीं लगा, वहीं दूसरा शिलापट बनाकर लगा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 27 और 28 दिसंबर को होने वाली प्रगति यात्रा को रद्द कर दिया गया था। वहीं 5 जनवरी को दोबारा प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और रामदयालु ROB, बागमती नदी पर अतरार, हथौड़ी, औराई, हाई लेवल ब्रिज, दिघरा, रामपुर शाह रिंग रोड के साथ ही मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर जिले में 450 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री के मुजफ्फरपुर आगमन को लेकर पहली बार जो उद्घाटन शिलापट तैयार कराए गए थे, जिसमें तिथि 27 दिसंबर दर्ज थी, यात्रा स्थगित हो जाने के कारण इन सभी शिलापट पर दिनांक 5 जनवरी करने के बजाय पुराने शिलापट को छोड़कर नए सिरे से संशोधित कार्यक्रम की तिथि के अनुसार नए शिलापट बनाए गए। जिला समाहरणालय परिसर स्थित संयुक्त भवन में पुराने शिलापट को खुले में छोड़ दिया गया। सरकारी राजस्व के दुरुपयोग का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना था, जिसको लेकर शिलापट बनाए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण उनके आगमन का कार्यक्रम स्थगित हो गया था और दोबारा संशोधित कार्यक्रम का तहत मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर आए, जिसको लेकर नए सिरे से शिलापट का निर्माण कराया गया था और सभी शिलापट अपने निर्धारित जगहों पर लगे हुए हैं। तो मामला आप लोग बता रहे हैं वो संभवतः ग्रामीण कार्य विभाग का है। यहाँ के स्थानीय अखबार में भी ये न्यूज आया था, जो DPRO के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी। तो इसमें हम लोगों ने RWD के संबंधित कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट मांगा है और उन्होंने जो दूरभाष से सूचित किया है कि एक्स्ट्रा कुछ शिलापट बन करके आ गया था। एक शिलापट सभी योजना स्थल पर लगा दिया गया है, जिसकी जियो टैगिंग भी की गई है और विभाग के MIS पर भी उसको अपलोड कर दिया गया है। कोई भी जो है व्यक्ति वहाँ MIS पर जा करके उसको देख सकता है और उन्होंने पूरी सूची भी जो है हमारे जनसंपर्क कोषांग में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और तीनों हमारे जो RWD के कार्यपालक अभियंता हैं उन्होंने श्योर किया है कि सारे शिलापट, चाहे वो उद्घाटन के हों या शिलान्यास के हों, ग्रामीण कार्य विभाग के, उनको उचित स्थल पर, जहां कार्यस्थल है वहां पर लगा दिया गया है और उसकी जियो टैगिंग करके MIS पर एंट्री भी कर। 7000 किलोमीटर पैदल ही कई धामों की यात्रा करने के बाद जिले में पहुंचे राजा बाबू का भव्य स्वागत किया गया। 7 महीने में 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश देने वाले राजा बाबू का आज मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजा बाबू ने कहा कि उनकी यात्रा
सीतामढ़ी स्थित माता सीता के जन्म स्थान पुनौराधाम से 7 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। इसके बाद वह नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा करने के बाद हरिद्वार, मनसा देवी, तारा चंडी होते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने माता का दर्शन कर देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अमन, शांति और चैन की कामना की। इस यात्रा में कई बाधाएं आई, सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया। इस यात्रा में उन्हें कई जगह सम्मानित किया गया। यह एक बेहतरीन अनुभव है। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि हम लोग आज राजा बाबू के स्वागत में मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे हैं। उनकी यात्रा विश्व कल्याण के लिए है, यह हमें काफी प्रेरित करता है। यात्रा मेरा 7 सितंबर मां सीता जन्मभूमि पुनौराधाम सीतामढ़ी बिहार से शुरू हुई थी, जो कि नेपाल में काठमांडू, पशुपतिनाथ, मैहर, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गिरजा देवी, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, तारा चंडी मैया, सासाराम में सब करते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा समाप्त हुआ, जो कि 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। सफर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसके पहले भी हमने जो 2 यात्रा किए थे, 7 स्टेट की पब्लिक, पुलिस, मिलिट्री, हर टाइप के लोग हमें बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट किया, और इस बार उससे भी बेहतर मिला, क्योंकि कई एक राज्य और विदेश में भी हमने नेपाल का भी जो यात्रा किया, जो कि हर जगह से सम्मानित किया गया, और जिस भी मंदिर पे हमने दर्शन किया माता रानी का, वहाँ पे भी चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकती है। इस यात्रा का उद्देश्य था मेरा एक ही, आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण। जिस आधार पे हमने कविता भी लिखा था कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। उसी आधार पे हमने देखा हर जगह लोग हमें बहुत अच्छा सहयोग, सपोर्ट और हर टाइप का किए, जो कि हमें कहीं हर धर्म के लोग भी सपोर्ट किए। इस यात्रा में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किए। इस यात्रा में मेरा 7 महीना लग गया, क्योंकि 7 सितंबर से हम यात्रा प्रारंभ किए थे, जो कि नेपाल में कुछ कठिनाइयों का सामना हुई थी जो हम बताए थे। इसके बाद भी आगे हम बढ़े तो थोड़ा पैर में हड्डी में सूजन आ गया, जिसके वजह से थोड़ा यात्रा में डिले हो गया, लेकिन 7 महीना में यात्रा मेरा कंप्लीट हो गया। कि 7000 किलोमीटर का यात्रा करके आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और तमाम कठिनाइयों को सामना करते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी, और माता सीता की जन्मभूमि से लेकर और 7000 किलोमीटर दूर माता रानी के दर्शन करके जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर अपने मुजफ्फरपुर के पावन धरती पे आए हैं। उन्हीं के स्वागत में हम लोग आज मुजफ्फरपुर जंक्शन पे मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। डकैती और हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर पर बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस। इश्तेहार चस्पाकर कहा, करो आत्मसमर्पण, नहीं तो होगी कुड़ की जब्ती। बुधवार को सकरा थाना क्षेत्र में डकैती और हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर पर बैंड बाजा के साथ पहुंची मुजफ्फरपुर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा कर कहा कि आत्मसमर्पण जल्द करे, नहीं तो घर की कुर्की जब्ती होगी। सकरा थाना में दर्ज डकैती और हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार का वारंट न्यायालय के द्वारा निगृहित किया गया है, जिसके आलोक में सकरा थाना प्रभारी राजू कुमार पाल और एसडीपीओ पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह दल बल और बैंड बाजा के साथ सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर में स्थित मोहम्मद तुफैल, जो एक बड़े डकैती कांड मामले में फरार चल रहा था, उसके घर पहुंचकर इश्तेहार चस्पा करने के बाद सकरा थाना क्षेत्र के ही अधवारा गांव पहुंची पुलिस टीम ने बच्चे का अपहरण के बाद हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी हिमांशु कुमार के घर पर भी इश्तेहार चस्पा किया, और पुलिस ने दोनों आरोपियों के परिजनों को साफ साफ कह दिया है कि या तो थाने में या फिर न्यायालय में जल्द आत्मसमर्पण करे, नहीं तो अब घर की कुर्की जब्ती होगी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इन दिनों अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर लगातार मुजफ्फरपुर पुलिस अलग अलग तरीके से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में सकरा थाना में दर्ज 2 बड़े मामले में माननीय न्यायालय द्वारा इश्तेहार जारी किया गया है, जिसके आलोक में सकरा थाना की पुलिस ने बैंड बाजा के साथ दोनों मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर पहुंचकर इश्तेहार चस्पा किया है। इसके बावजूद भी अगर दोनों आरोपी थाना या फिर कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आगे दोनों आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती जल्द ही की जाएगी। सकरा में 2 विभत्स कांड हुए थे, 2 से 61-24,
जिसमें कि डकैती का काम था, जिसमें कि 3 लाख रुपए रिकवरी भी हुई थी। और इसमें एक ही अभियुक्त अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया था, मोहम्मद तुफैल। तो ये इनके गिरफ्तारी के लिए इनके घर पे हम लोगों ने इश्तेहार चस्पा किया है। अगर ये कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, और अगर ये आत्मसमर्पण करते हैं तो मेरी फिर कोई बात नहीं है। दूसरा ये मामला है 522-24, जिसमें कि एक बच्चे का अपहरण करके और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें इसमें भी मात्र एक अभियुक्त शेष बचा है, हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार की गिरफ्तारी के निमित्त ही, जब गिरफ्तारी नहीं हो पाई और वो धीरे धीरे अपना सारा संपत्ति हटा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग माननीय न्यायालय में जाकर इश्तेहार लिए हैं, चस्पा किए हैं। अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका
स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आने वाली भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर शहर के सभी प्रमुख चौकों पर जल की व्यवस्था करने का आग्रह किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने जल की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि मुजफ्फरपुर में गर्मी प्रचंड रूप ले रहा है, आम जन परेशान हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब की बार गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाएगी, इसलिए महोदय से निवेदन है कि हर साल की भांति इस साल भी मुजफ्फरपुर में जितने भी चौक एवं चौराहे हैं सभी जगह मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पियाऊ की व्यवस्था की जाए ताकि आम जन तक इसका लाभ मिल सके। ये मुद्दा तो शहर का है और अभी आप जान रहे हैं कि अभी अप्रैल शुरू हुआ है और गर्मी प्रचंड रूप ले रहा है। बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी बैरिया से आगे एक बेचारा बुजुर्ग आदमी पानी के बिना तड़पते हुए मर गया, जो हमको रिपोर्ट मिला। तो हर साल नगर निगम के द्वारा हर एक चौक चौराहा पर पियाऊ जो कहते हैं, पानी का बड़ा मटका होता है, लाल रंग का कपड़ा लपेट के और स्टैंड के सहित लगाया जाता है, जो अभी तक नहीं लगा है। और अभी गर्मी बढ़ गया है। मैं नगर आयुक्त महोदय को पत्र लिखा हूँ, भाई अविलंब जितने भी चौक चौराहा है सभी जगह पर जो स्टैंड के सहित पियाऊ जो होता है मटका, लाल मटका में मटका को लाल कपड़ा घेर के और उसको बढ़िया से बना के लगाया जाए, जिससे आम जन आदमी को, जितने भी जनता है उसको परेशानी न हो। और लोग, चूंकि जनता नगर निगम में टैक्स देती है सुविधा के लिए, भी एक नगर निगम कर्तव्य बनता है। इसे नगर निगम अविलंब इस पर जो है सो ध्यान दे और संज्ञान दे। कई बार में जल की समस्या भी है, सही से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये तो सच्चाई है कि नगर निगम अभी पूर्णतः फेल है और हमको लगता है कि अब की समस्या विकराल होने वाली है। बहुत वार्ड पार्षद से मेरी बात हुई है, बहुत वार्ड में जो है सो पानी का जलस्तर गिर गया हुआ है। क्योंकि होता क्या है, समरसूल गड़ा हुआ है, सब जगह गड़ा हुआ है। गड़ा है, गलत नहीं गड़ा है, गड़ा सब जगह सही है, लेकिन कहीं कहीं ये आपको लाइन रिचार्ज कराना जो है दिक्कत हो रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, पंप रिचार्ज नहीं हो रहा है, कहीं चल नहीं रहा है। ये समस्या है। इस पर नगर आयुक्त महोदय सुना, इसके पहले बैठक भी किए हैं, इस पर अविलंब ध्यान देने। तो अब की शहर में विकराल समस्या पानी का होने वाली है। स्कूली बच्चों को ऑटो रिक्शा पर ले जाने का प्रतिबंध हटाने के बाद ऑटो चालकों में खुशी मनाई। ई रिक्शा पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले संघ के अध्यक्ष AR अन्नू एवं महासचिव मोहम्मद इलियास इलू के संयुक्त नेतृत्व में एक विशाल विजय जुलूस का आयोजन किया, जिसमें पिछले दिनों स्कूली सेवा में ऑटो रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2025 से इसे लेकर संपूर्ण बिहार के साथ मुजफ्फरपुर जिले में भी चालकों द्वारा आंदोलन किया था और सरकार से मांग किया गया था कि बिहार में लाखों परिवार के जीवन का सवाल है, इसलिए सरकार इस पर पुनः विचार करे। संघ और चालकों के आग्रह पर सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को सरकार के इस आदेश जिले भर के स्कूली चालकों के बीच खुशी का माहौल है। सभी चालकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। साथ ही यह भी कहा कि सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी इसका पालन करते हुए परिचालन किया जाएगा। इस मांग की पूर्ति में माननीय जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और यातायात ट्रैफिक उपाधीक्षक जिला के परिवहन पदाधिकारी और यातायात के सभी पदाधिकारी को बधाई दिए कि उनका सहयोग चालकों को मिला था। इससे संबंधित मांग पत्र की प्रति नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी को भी दी गई। उनसे सरकार और स्थानीय प्रशासन से कार्य करवाने का अनुरोध किया गया। आज जो है ऑटो चालक, ई रिक्शा चालकों के लिए बहुत खुशी का दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम गरीबों की आवाज बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात यह है कि सरकार ने हम लोगों के दुख को समझा, हम लोगों की परेशानियों को समझा और उसके बाद सरकार ने अपने निर्णय पर जो हमारी मांग थी पुनः विचार करते हुए स्कूली सेवा में टेम्पू का परिचालन की अनुमति दी। हम लोगों ने सरकार से कहा था कि जो सरकार का गाइडलाइन आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सरकार ने कुछ गाइडलाइन दिया है जिसका पालन के लिए हम लोगों को कहा गया है कि आप अपने चालकों को उस हिसाब से करें कि बच्चे सुरक्षित हो। हम लोग भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं
हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग उसको अपने घर से ले जाते हैं, गली गली से ले जाके पहुंचाते थे। तो हम लोगों का दायित्व बनता था कि बच्चे को सुरक्षित पहुंचाएं। उस पर हमारा जो संगठन है, हमारे जो चालक हैं बिल्कुल तत्पर हैं और हम आशा ही नहीं सरकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस मामले में हमारे चालकों से कोई शिकायत का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने जो उचित निर्णय लिया है इसके लिए बिहार सरकार के सभी विभाग के जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे और बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी आ रहा है। कितना हजारों हजार को ड्राइवर को हमारे को पेट नहीं था, उनकी बाल बच्चा उनको दुआ देंगे ये सिस्टम जो है लागू किए हैं। आज हमारे टेम्पू चालक को बहुत उत्साह है, हम लोग भी बहुत खुशी है जे हमको लोग को आदेश मिल गया जे स्कूल में गाड़ी बच्चा को लेकर के चलना है। और जे भी लगाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम आप लोग को चैनल से देना चाहते हैं। जी सरकार को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? जी सरकार के भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर गलती सलती होगा तो क्षमा करेंगे, इस पेट का भूख था। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑटो चालक आखिर के ऑटो चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार पहली बार ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए, प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए सरकार सब कदम उठा रही है। तो बार बार ऑटो जो चालक है, ऑटो वाले लोग को जो है सो पहले हुआ कि भाई डीजल रहित गाड़ी जो है उसको बंद किया जाए। इन लोगों ने सुरक्षा से बंद किया। बच्चे अपने बच्चे सभी बच्चे शहर के बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लोग बंद किया। अब हो गया कि स्कूल के बच्चा जो है वो डीजल वाला गाड़ी पर नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि भाई मुजफ्फरपुर में ये बेरिया बस स्टैंड है, यहाँ पर है ऑटो स्टैंड है, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं मुजफ्फरपुर में बेरिया बस, सारा बस जितना बस है, जितना भी ट्रक है, सब डीजल रहित है। उसको सरकार क्यों नहीं बंद करती है? मैं भी भाजपा में हूँ, मैं भाजपा सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी यहाँ पर गाड़ी चल रही है, शहर में जा रही है, इतना डीजल वाली गाड़ी है, सबको बंद करना चाहिए। और मैं माननीय जो परिवहन मंत्री है, जो हम लोगों की बात और इनके ऑटो इनके बात को माना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ सरकार का काम है बेरोजगारी दूर करना। बड़ा दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी दूर करने के बदला बेरोजगारी बढ़ाने में लगी हुई है। तरह तरह का नियम लगा करके कोई अधिकारी कोई प्रस्ताव दे दिया, उसको लेकर के गरीब लोगों को रोजगार छीनने का प्रयास हो रहा है। हर जगह छोटे दुकानदार हैं, चाहे अन्य भी जगह पर है। तो इसमें बिल्कुल सरकार को ये प्रायोरिटी देना चाहिए कि सबका रोजगार मिले, हर घर को हर हाथ को रोजगार मिले। अभी क्या है देखिए, ऑनलाइन सिस्टम व्यापार चल रहा है, उसके कारण दुकानदार लोगों का दुकानदारी बंद हो रहा है। मॉल सिस्टम चल रहा है, अडानी अंबानी का मॉल खुलेगा और गरीब लोग जितना भी रोजी रोटी कर रहा है, दुकान कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ वो सब बेरोजगार हो जाएगा। क्योंकि बड़े आदमी का खुलेगा तो उसके यहाँ सस्ता मिलेगा, वो करोड़ों का पूंजी लगाएगा, उसके कारण कोई रोजगार नहीं लेने जाएगा सामान। तो ये सब काम हो रहा है, सरकार लोगों को बेरोजगार कर रही है। इसके खिलाफ में इन लोगों ने आंदोलन किया, सफलता मिली है और भी मामले में सब लोग को एकजुट होकर करना चाहिए आंदोलन। पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा पर कई संगीन आरोप लगाते हुए लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा पर कई लोगों ने संगीन आरोप लगाए हैं। सभी लोगों का कहना है कि उनके घर और जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित अरविंद कुमार मोदी ने कहा कि उनकी जमीन पर भी जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विरोध किया तो उन पर फर्जी मुकदमा कर फंसा दिया गया। इसके बाद उनके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश लगातार की जा रही है, इसलिए वह जिलाधिकारी के यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए। महिला कंचन दास ने कहा कि उनके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कई बार न्याय की गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा इंसाफ के लिए जिलाधिकारी के दरबार में आई हैं। वहीं एक अन्य पीड़ित ने कहा कि 2025 के फरवरी में उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वह समानालय परिसर में आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगी। जबकि निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने कहा कि विजय झा द्वारा दलित, शोषित, वंचितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का कारोबार बहुत दिनों से किया जा रहा है, इसलिए आज सभी पीड़ितों ने मिलकर जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है। के लिए आए हैं सर। क्या मामला लेकर आए हैं? जमीन के मामला लेकर आए हैं। कहाँ का जमीन है? BMP 6। कौन कब्जा किया हुआ? विजय झा। मेरा बाबूजी का बास्केट पर्चा मिला हुआ है ब्लॉक द्वारा। हम लोग का 75-76 का पर्चा मिला हुआ है। उसमें मेरा पिताजी रह रहे थे, मम्मी है मेरा, हम है। ये विजय झा हमको बार बार केस करता है, धमकी देता है
कि अगर घर तो हटा लो, न तो आग लगा देंगे, जान मार देंगे, गोली मार देंगे। और वही किया लास्ट में कि बुलडोजर चला के 2025 में मेरा घर ढा दिया। 25 माने फरवरी को, उस समय बंदी 4 दिन का था। पुलिस प्रशासन, थाना, कोर्ट सब बिका हुआ है, कहीं न्याय मेरा नहीं मिलता है। हम कहाँ जाएं? हम लोग निकटतम प्रत्याशी संघ के हम अध्यक्ष हुए, जो नगर निगम के चुनाव में दूसरे स्थान का है, रनर ऑफ कैंडिडेट एसोसिएशन चेयरमैन। हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये जो पीड़ित लोग हैं, जो विजय झा पूर्व वार्ड पार्षद और सीमा झा, ये लोग जो है बल धन के बल पर ये लोग क्या करते हैं कि बलपूर्वक जमीन कब्जा कर लेते हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है, जाली कागज लगा दिया जाता है केवाला का। और इनको जो दलित समाज के दो गो है, एक शिला जी है और ये सोहन जी है, ये अरविंद जी है और ये जो है कंचन दास है। और ऐसे करके 80-90 लोग जो पीड़ित है वो लोग बहुत ही परेशान है। और कोई भी न्याय के लिए यहाँ पर कोई भी नेता ऊपर नहीं आते हैं कि न्याय दिलाया जाए, डरे हुए लोग रहते हैं। जब इतने बड़े बड़े नेता है, यहाँ के विधायक जी भी इस पर कुछ नहीं पहल किए। जबकि सौम्याकरण के साथ जब बलात्कार हुआ था टाउन थाना में, उस पर आज भी कांड संख्या अंकित है और उस पर उसका जो मेडिकल रिपोर्ट भी है, लेकिन आज भी उसको इंसाफ नहीं मिला। आप ले लीजिए, ये लोग का जो है दलित लोग है, गरीब लोग है, इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा। आज इन लोग का मकान पर कब्जा किए हुआ है, वो लोग बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। आज देख लीजिए नई बाजार में बलपूर्वक कब्जा करके उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन डीजीपी का एक हुआ, सिटी एसपी का हुआ कि आज जो है इंसाफ मिला। लेकिन आज भी ये पैसा के बल पर प्रशासनिक पदाधिकारी को ये प्रभावित कर रहे हैं। अब बताइए कि इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। अब ये पहले बताइए कि विजय झा ठेकेदार भी है, उसके बाद जो है भू माफिया भी है, अब इसके बाद बताइए वकालतगिरी भी करते हैं। कई पद ये रखे हुए हैं और जाली प्रमाण पत्र है। इन पर एक लगा हुआ था, आपको देख लीजिए कि जाली मुहर का इन पर लगा हुआ था। आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। किस मामले को लेकर? ये कुख्यात और अपराधी और भ्रष्ट टाइप का एक वार्ड पार्षद हमारे यहाँ हुआ करता था, विजय कुमार झा। वो न जाने शहर में कितने लोगों का मकान, झूठा केस, न जाने किस किस तरह से लोगों को परेशान करता चला आ रहा है। और हमारे साथ भी जमीन नाजायज तरह से कब्जा किए हुए हैं जी। और अभी पिछले साल इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसके यहाँ स्कूल से कम से कम 6-7 आर्म्स, जिसमें विदेशी आर्म्स, इसके विवाह भवन से जो है 27-28 स्टाम्प मोहर, जिसमें एसपी साहब का मोहर, हमारे साथ जमीन कब्जा किया था और झूठे केस में हमको फंसा दिया था इस एक्ट में। वो अपने साथ 10-20 आदमी को रखता है। इपवा महिला प्रकोष्ठ ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दी। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन द्वारा समानालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना की अध्यक्षता इपवा की जिला सचिव रानी प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दोहन कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माइक्रो फाइनेंस। इनके जरिए महिलाओं को कर्ज के जंजीर में जकड़ा जा रहा है। इसका ब्याज दर भी 28 से 33% है, जो सामान्य से कई गुना अधिक है। इस कर्ज को चुकाने के लिए महिलाओं को कई तरह से समझौते करने पड़ते हैं। उन्हें रोजी रोटी की तलाश में सड़कों पर आना पड़ता है। लिहाजा जिस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, वही सरकार आज महिलाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। घर से निकली हुई लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। वह घर से बाहर निकलने के बाद सुरक्षित घर लौट जाती हैं तो घर के लोग चैन की सांस लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम होते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं उनको गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगी। देश में, बिहार राज्य में जो महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंसा दिया गया है और गरीब महिलाएं जिनको जरूरत है, आज देख रहे हैं कि महिलाओं को कोई रोजगार नहीं है। जब भी आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, आशा कार्यकर्ता हो, किन्हीं को कोई एक पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं
नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। ये कैसा सशक्तिकरण है कि महिलाएं अपने रोजी रोजगार के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, उनका घर नहीं चल रहा है, इसलिए वो कर्ज ले रही हैं। कोई भी शौक से कर्ज नहीं लेता, कर्ज लेती है। और माइक्रो फाइनेंस को सरकार ने छोड़ा हुआ है कि जाओ तुम उनको लूटो। एक घर में 4 कंपनियों से महिलाएं कर्ज ली हैं, उनको चुकाने का माइक्रो फाइनेंस का जो सूद दर है वो 28 से 33%। हम लोग ने गए हैं और पूछे हैं, ग्राउंड पर जाके हम लोगों ने देखा है, तहकीकात किया है कि 33%। और एक बात कि अगर आज का उनका तय है कि आज वो उनको देना है पैसा तो आज ही देना है, कोई उसमें ये नहीं तो पेनाल्टी उनको लग जाता है। बताइए, गरीब घर की महिला इस तरह जो जकड़ी हुए, सरकार जो अनसुनी है, जो सरकार मोदी सरकार हो या नीतीश, दोनों एक ही है। नीतीश भी वही है, उनके साथ उनके गोद में है तो वही है। और इस तरह महिलाओं को जो कर रहे, कोई भी रोजगार महिला का नहीं है। महंगाई देखिए अभी बढ़ गया है 50 रुपया, कहाँ से निकालेंगी महिलाएं? अगर घर नहीं चल रहा तो कर्ज लेंगी ही। उनके बच्चे का पढ़ाई है, उनका मतलब घर का रोगी है, कोई अथी है, तो किस तरह से चले? ये पूछना चाहते हैं हम सरकार से कि कैसे महिलाओं को, जो आपने जो सब्जबाद दिखाया था कि हम इनको सशक्तिकरण करेंगे, हम इनको अच्छे दिन लाएंगे, वो दिन कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ, एफपा के द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ कि आप तो दिन रात उनको कर्ज की ओर ढकेल रहे हैं, क्यों माइक्रो फाइनेंस को आप छोड़े हैं? आपने बोला था जीविका के द्वारा, जीविका आप बनाए थे, बहुत अच्छी बात है। उसके थ्रू आपने कहा था नीतीश सरकार ने कि हम इनको लखपतिया दीदी बनाएंगे। वो तो खाकपति हो गई हैं, वो तो ऐसा जकड़ गई हैं कि क्या कहा जाए। और जीविका को नीतीश कुमार खत्म करना चाहते। क्यों खत्म करना चाहते ये भी हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां लूट करें उनको छुट्टा छोड़ दिया गया है। इससे आज महिलाएं समझ गई हैं, कल तक नहीं समझी थी, लेकिन आज समझ गई हैं जो सरकार का जो चल रहा है। तो ये महिलाएं समझ गई। आने वाले चुनाव में, जो हमारा चुनाव होने वाला है 25 में, इसमें जो वोट बैंक था, हम जानते हैं नीतीश कुमार का वोट बैंक महिलाओं को का था। महिलाएं आज हैं कि सरकार को, अगर हम सरकार बनाए हैं तो महिलाएं उतार देंगी उनको 25 के चुनाव में। इसी के साथ हमारा जो मांग है, महंगाई कम करो, 500 रुपया सिलेंडर का करो, 1% सूद के दर पर हमको कर्ज दो, रोजगार दो। और जो हिंसा बढ़ रहा है महिलाओं पर, आप देखिएगा, अखबार में आता नहीं है, लेकिन जो हिंसा बढ़ रहा है, हर मतलब कि लोग डर रहे हैं। अगर लड़कियां बाहर निकलती सोचती घर लौट के आ गई तो बड़ी बात हो गई। बताइए पुलिसिंग कहाँ है? पुलिसिंग कब है? जब बलात्कार होता है तो पुलिस होता है। इसको हम लोग पुलिसिंग नहीं कहते हैं। पुलिसिंग का मतलब है कि जहां आपको घटना के लिए जो तैयार हो रहा है, पुलिस क्या कर रही थी, वो घटना न होने दे, ये पुलिसिंग होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सब छुट्टा छुड़े हुए हैं। तो हम नीतीश सरकार से ये करना चाहते हैं कि 2025 में अगर आपने महिलाओं की बात को नहीं माना, अगर आपने महिलाओं को सशक्तिकरण का जो जुमला दिया था वो जुमला ही रखेंगे, तो महिलाएं 2025 में आपको गद्दी से उतार फेंकेंगे। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर पंचायत से गायब 21 वर्षीय पुत्र की सकुशल बरामदगी को लेकर पिता ने एसएसपी से गुहार लगाई। एक पिता अपने पुत्र की तलाश में थाने और पुलिस अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर निवासी निर्मल कुमार का है। खुद निर्मल कुमार की माने तो उनका 21 वर्ष का बेटा सर्वेश कुमार बीते 4 अप्रैल को अपने घर का पंखा ठीक करने के लिए 0 माइल चौक पर आया था, लेकिन इसके बाद वह घर लौटकर नहीं आया। वह अपने बेटे की तलाश में अहियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराए है। शिकायत के बाद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। बेटे की तलाश के लिए स्थानीय थाने द्वारा टाल मटोल का रवैया देख उन्होंने सिटी एसपी के यहाँ न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अपने भरी हुई आंखों से कहा कि उनके मन में कई तरह के बुरे ख्याल आ रहे हैं, वह किसी अनहोनी घटना से घबरा जाते हैं। उन्हें इंतजार है अपने बेटे का और पुलिस से मदद का। हमारा बेटा 4 तारीख को गया था पंखा ठीक करवा करके लाने, और उसकी माँ 0 माइल से सब्जी खरीद करके ले गई, और घर बेटा हमारा पंखा लेकर के नहीं आज तक वापस गया है। कब गया था? 4 तारीख को। 4 तारीख अहियापुर थाना में हम आवेदन भी दिए, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है।
और कहा जा रहा है जो हम जांच कर रहे हैं और कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा है। जी क्या लग रहा है आपको? अब अंदेशा में तो बहुत कुछ लग रहा है। अगर अभी आए थे सिटी एसपी साहब के पास। क्या बोले हैं? सिटी एसपी साहब बोले हैं जो हम देख रहे हैं मामला को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार। घर कहाँ है? घर हमारा ओरिजिनल है कटरा। अच्छा, अभी रहो कहाँ? और अहियापुर में मेरा अपना डेरा है, शहबाजपुर में। वहीं से बच्चे गए? जी वहीं से। हमारा पत्नी और माँ रहती है डेरा पर, अपना डेरा है। कितना एज था बच्चे का? एज 21 बरस। नाम क्या है बच्चे का? सर्वेश कुमार। क्या कर रहा था वो पढ़ रहा था अभी। LNT कॉलेज में डेंटल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने जांच कराई। ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर के अंतर्गत साई श्रीजा डेंटल क्लिनिक के द्वारा दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया। डॉक्टर पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में महाविद्यालय के सभी शिक्षकेतर एवं छात्रों के दांतों की जांच की गई। डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने कहा कि आज के समय में हमारे खान पान में आए बदलाव से हमारे दांत निरंतर कमजोर हो रहे हैं, फलतः दांत कमजोर हो रहे हैं। दांतों के मजबूती के लिए हमें नियमित सफाई एवं कठोर सामग्री खाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने आगत डॉक्टर पवन कुमार सिंह को पुष्प गुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया। शिविर लगाए जाने के औचित्य को प्रकाशित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर से महाविद्यालय के सदस्यों का स्वास्थ्य संवर्धित होता है, साथ ही हमारे छात्र चिकित्सा के रोचक तथ्यों को जान पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का आभार। उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस कॉलेज में फ्री डेंटल चेकअप कैंप में लगा सकूँ। इस डेंटल चेकअप कैंप में मेरे सहभागी थे एमओ थेरेपिस्ट थे मिस्टर राजीव। और ये डेंटल चेकअप कैंप एक अवेयरनेस के लिए किया गया था, जिससे कि जो नई युवा पीढ़ी है और जो पुराने लोग भी हैं उनको कम से कम अपने दांतों के प्रति एक जागरूकता हो कि उसका रखरखाव हम कैसे करें, समय समय पर उसका जांच और परीक्षण होता रहे, जिससे कम से कम हम एक हेल्दी लाइफ जीते रहें। दांत सिर्फ खाने के लिए तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ शरीर की और सारी चीज़ें भी जो होती हैं जो उससे मेंटेन हो जाती है। इसलिए बहुत ही अच्छा और सफल महाविद्यालय में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत दांत करके, खास करके दांत का के प्रति हम कितना कॉन्शियस रहें, इसको लेके डॉक्टर पवन कुमार सिंह को हमने आमंत्रित किया था कि हमारे महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी को का निःशुल्क दांत का इलाज करें और साथ ही उनको किस तरीके से अपने दांत का रखरखाव करना है, किस तरीके से कॉन्शियस रहना है, ताकि चूंकि एक ऐसी चीज है जो प्रकृति द्वारा 2 बार दी जाती है, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से हम कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और आए दिन परेशानी हमको झेलना पड़ता है। तो इसकी वजह से किन किन चीज़ों को खान पान में हम इससे बचाव करें और कौन कौन चीज़ खाएं और किस तरीके से दांत की सफाई और रेगुलर ट्रीटमेंट करें, इस दिशा में आज महाविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारियों ने अपना इलाज करवाया, निःशुल्क इलाज करवाया। और एक मशहूर डॉक्टर हैं ये, और काफ़ी माने अपने प्रोफेशन को, जिसको हम प्रोफेशनल एथिक्स कह सकते हैं, कि पूरी ईमानदारी से इन्होंने हम लोग को अवेयर कराया। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।